नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल चारूरू मसल के बारे में है। मसल का क्या मतलब होता है? ये देखो, एक सी क्रिएचर है। यहाँ पर देखो, ये सारे सी क्रिएचर्स हैं और इनमें से एक है मसल। लेकिन इस आर्टिकल में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं चारूरू मसल की। ये एक इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं। इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। ये एक इंडिया का कोई आइलैंड है और यहाँ पर इंडिया के आइलैंड पर नीले रंग की जो स्पीसीज़ हैं यहाँ की मूल निवासी हैं। लेकिन किसी दिन लाल रंग की स्पीसीज़ यहाँ पर आ गई। अब कैसे भी आ सकती हैं, हो सकता है जानबूझ के किसी ने इंट्रोड्यूस किया हो, शिप के माध्यम से आई हों या फिर किसी दूसरे माध्यम से आई हों। लाल रंग की स्पीसीज़ जो मूल रूप से इंडिया के आइलैंड की निवासी नहीं है, ये निवासी हैं साउथ अमेरिका के किसी रीजन की या फिर नॉर्थ अमेरिका के किसी रीजन की। धीरे धीरे होगा क्या, नीले रंग की जो ये मूल निवासी स्पीसीज़ थी इनकी संख्या कम होने लगेंगी और लाल रंग की स्पीसीज़ जो पहले यहाँ नहीं रहा करती थी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो मूल निवासी थी नीले रंग की स्पीसीज़, इनकी संख्या तो बिल्कुल गिनी चुनी रह जाएगी और पूरे रीजन में संख्या जो है बढ़ जाएगी लाल रंग की स्पीसीज़ की जो यहाँ की थी ही नहीं। तो ये लाल रंग की स्पीसीज़ हुई इन्वेसिव स्पीसीज़। इसी प्रकार से ये जो चारूरू मसल है, ये देखो मूल निवासी है साउदर्न और सेंट्रल अमेरिका कोस्ट की। लेकिन 2017 में इस रीजन में जो ओखी साइक्लोन आया था उसके बाद ये केरला के बैकवाटर के आसपास रीजन में आ गई और अब वहाँ पर बड़ी तेज़ी से पनप रही है। इस वजह से लोकल बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखो एक रीज़न कि इस चारूरू मसल की संख्या जो है बढ़ रही है वो ये है क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये चारूरू मसल सर्वाइव कर सकती हैं। मतलब कई स्पीसीज तो ऐसी होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर, सैलिनिटी, ऑक्सीजन लेवल मिलेगा तभी वो ब्रीड करेंगी, तभी पनपेंगी। लेकिन ये जो है चारूरू मसल, इसको थोड़ा कम असर पड़ता है, इसलिए ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेती है। संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चारूरू मसल जो है ये देखो ग्रीन और ब्राउन मसल्स के साथ मिलती जुलती है। लेकिन साइज की बात करें तो इनका साइज छोटा है और कलर इनका ब्लैक, ब्राउन, पर्पल, डार्क ग्रीन ये सब हो सकता है। कोलाम डिस्ट्रिक्ट में जो अस्थामुड़ी लेक है, ये देखो रामसर साइट भी है, ये सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई है चारूरू मसल के कारण। क्या नुकसान होता है इससे? वैसे तो देखो मसल को खाया जा सकता है, मतलब खाने में कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर इतना ज़्यादा है कि इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से लोकल मछुआरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वीर सावरकर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में वीर सावरकर की 137वीं बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। देखो आमतौर पर यूपीएससी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जब क्वेश्चन पूछती है तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करती है कि ये लीडर कौन से न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर कौन सी मूवमेंट्स में इन्होंने हिस्सा लिया, कौन सी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई। तो इस आर्टिकल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पर हम फोकस करते हैं। इन्होंने देखो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम है मित्रा मेला। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम ये था नेशनल और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ की सहायता से इंडिया से फॉरेन ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जब भारत में चली थी, इन्होंने हिस्सा लिया था इस मूवमेंट में और ये इंडिया में विदेशी गुड्स के इस्तेमाल के अगेंस्ट थे। वीर सावरकर ने ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स का विरोध किया। जैसे हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी विचार थे उनको डिसअप्रूव किया गया वीर सावरकर के द्वारा। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। इन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए रत्नागिरी में काम भी किया और ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1937 से लेके 1943 के बीच में। पुणे में सावरकर ने एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी। बाद में
नहीं, पहले स्वदेशी मूवमेंट के साथ ये इन्वॉल्व हुए थे, जैसा हमने डिस्कस किया। और तिलक की जो स्वराज पार्टी थी वो भी इन्होंने ज्वाइन की। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। ये फ्री इंडिया सोसाइटी क्या करती थी, इंडियन कैलेंडर में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, इम्पोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित डेट्स, उन सबको सेलिब्रेट करना, ताकि नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके देश के लोगों में। सावरकर विश्वास करते थे कि आर्म्स का इस्तेमाल होना चाहिए ब्रिटिशर्स से देश को आज़ाद करवाने के लिए। इनकी एक बुक जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की जो क्रांति थी, इस संदर्भ में इन्होंने बुक लिखी थी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इस बुक को बैन कर दिया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, बिहार सरकार देखो इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स इस्टेब्लिश कर रही हैं। कहाँ पर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। स्पेसिफिकली बात करें विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में ये इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द मैमल्स इस्टेब्लिश की जाएगी। गंगा रिवर के ऊपर देखो एक ब्रिज है, सुल्तानगंज अगुवनी घाट ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर ये ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की जाएगी और ऑब्जर्वेटरी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि चारों तरफ की जो दीवारें होंगी वो शीशे से बनी होंगी, और ताकि ऑब्जर्वेटरी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बाहर डॉल्फिन्स को या फिर दूसरी स्पीसीज को देख सकें। तो इस ऑब्जर्वेटरी के बनने से इको टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा, और चूँकि लोग डायरेक्टली स्पीसीज के टच में नहीं आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वैसे देखो एक प्रपोजल और भी है, जहां पर गंगा और पुनपुन रिवर का मिलन होता है। यहाँ पर देखिए गंगा और पुनपुन रिवर जहाँ पर आपस में मिलती हैं, पटना में फतुहा के पास, यहाँ पर भी एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की जाए। ये प्रपोजल है, इस पर बिहार की सरकार विचार कर रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 से लेकर 15 डॉल्फिन साल के किसी भी समय में देखी जा सकती हैं। तो अगर ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डुगोंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, कल देखो वर्ल्ड डुगोंग डे था, तो इस मौके पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में डुगोंग के बारे में। यूपीएससी ने 2014 में डुगोंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था। डुगोंग देखो मैमल्स होते हैं। मैमल्स अपने बच्चों को सीधा जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, अंडे नहीं दिए जाते मैमल्स के द्वारा। जो ये डुगोंग है ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क का फ्लैगशिप एनिमल है। आप एक बार गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क की लोकेशन देख लीजिए। ये ऊपर इंडिया है, उसके बाद नीचे श्रीलंका, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। यहीं के मरीन नेशनल पार्क का फ्लैगशिप एनिमल है डुगोंग। खास बात देखो ये है, ये मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी हैं। इनके द्वारा सी ग्रास खाई जाती है। और यूपीएससी ने यही फैक्ट पूछा था अपने क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा डुगोंग को सी काऊ कहा जाता है, और जिसका रीज़न ये है ये शाकाहारी हैं। मेनली इनके द्वारा सी ग्रास को कंज्यूम किया जाता है। डुगोंग काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होते हैं, शर्मीले होते हैं, और इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको सी काऊ कहा जाता है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखो ये इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के वार्म लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या सिर्फ इंडियन ओशन में मिलते हैं डुगोंग, तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। इंडियन ओशन के साथ साथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के वार्म लैटिट्यूड्स में डुगोंग्स को देखा जा सकता है। 2013 के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, इन सभी इलाकों में डुगोंग की जो संख्या है 200 के आसपास है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। और शेड्यूल 1 में जो एनिमल की स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, मतलब इनको मारने पर सबसे ज़्यादा सज़ा होती है।
थ्रेट की बात करें, कोस्टल एरियाज में जो शिकारी हैं उनका इजी टारगेट है डुगोंग। इनका शिकार किया जाता है मीट, ऑयल, स्किन, बोन्स और टीथ के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया डुगोंग के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग को अटेंड किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से। तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बैंक से संबंधित उनको हम जान लेते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। 2014 में ही 2014 में एक फोर्टिजिला डिक्लेरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से इस प्रकार से थे जैसे G20, ब्रिक्स, EU। तो उसका आंसर ब्रिक्स था। ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज जब हुआ था 2014 में, तो उस समय इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था और इस डिक्लेरेशन की सहायता से न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स का बैंक है, मतलब ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने मिलकर ये बैंक इस्टेब्लिश किया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में। इसके अलावा इनिशियल जो ऑथराइज्ड कैपिटल था इस बैंक का वो था $100 बिलियन। बाकी तो देखो इस प्रकार के फैक्ट हैं। इस बैंक का मकसद ये है 5 जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनके बीच फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। इसके अलावा ब्रिक्स में और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। ये तो सिंपल बातें हैं, इन पर क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन 2 और फैक्ट्स जिन पर क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से हैं। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक यूनाइटेड नेशंस के साथ और बेहतर ढंग से कोऑपरेट कर सकता है। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक में ईच जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं, मतलब जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं, उन सबको एक वोट दिया गया है और किसी भी देश को वीटो पावर नहीं दी गई है। तो ये अच्छी बात है। ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको सिंगल वोट दिया गया है इस बैंक में और किसी को भी स्पेशल वीटो पावर नहीं दी गई है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कितना आपको याद है। 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की। चारू मसल ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है, मूल निवासी है साउथ और सेंट्रल एशिया की। गलत स्टेटमेंट। साउथ और सेंट्रल अमेरिका के कोस्टल एरियाज में मूल निवासी है ये चारू मसल। उसके बाद डुगोंग ये कार्निवर्स मेरीन एनिमल है, फाउंड ओनली इन गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु इन इंडिया। दोनों पार्ट्स गलत हैं। पहली तो बात ये कार्निवरस नहीं है, हर्बीवरस है और तमिलनाडु के अलावा गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, इन सब एरियाज में भी डुगोंग मिलती हैं। तीसरी स्टेटमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ऑपरेट किया जाता है ब्रिक्स स्टेट्स द्वारा। हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स कहाँ पर इस्टाब्लिश की जा रही है? यूपी में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। गलत, बिहार में इस्टाब्लिश की जा रही है ये, ना कि यूपी में। लास्ट स्टेटमेंट सावरकर के बारे में। इन्होंने मित्रा मेला, अभिनव भारत सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी, इन सबको इस्टेब्लिश किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। मित्रा मेला, अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी वीर सावरकर के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, या फिर यूं कहें इन सब ऑर्गेनाइजेशन से वीर सावरकर जुड़े हुए थे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।